Hello everyone, welcome back. Today in this video, I'll try to give you in-depth introduction to CPC. हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि CPC आखिर है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या रही है, इसमें क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं और ये क्यों ज़रूरी है, क्यों इतना एम्फेसाइज किया जाता है इस कोड को। जैसा आप सब जानते होंगे कि सीपीसी एक प्रोसीजरल लॉ है, यानी कि सिविल कोड्स का पूरा प्रोसीजर इसमें डिस्क्राइब करा गया है। कोर्ट्स कैसे कैरी आउट करती हैं उनकी रूलिंग्स को, डिक्रीज को, एग्जीक्यूशन मेथड्स क्या होते हैं, सूट कैसे फाइल किए जाते हैं, क्या राइट्स होते हैं, क्या नहीं होते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, किन चीज़ों को प्रेजेंट करना ज़रूरी है। तो पूरा कोर्ट का प्रोसीजर, सिविल कोर्ट्स का प्रोसीजर आप सीपीसी के थ्रू पढ़ते हैं। सीपीसी में कुल 11 पार्ट्स हैं, 158 सेक्शंस हैं जो कि सब्सटैंटिव नेचर के हैं। वहीं जो 51 ऑर्डर्स हम शेड्यूल 1 के अंदर पढ़ेंगे वो प्रोसीजरल नेचर के हैं, यानी कि इन्हें अमेंड किया जा सकता है, लेकिन ये अमेंडमेंट हाई कोर्ट्स के थ्रू या सुप्रीम कोर्ट के थ्रू होगा। वहीं जो सब्सटैंटिव नेचर के 11 पार्ट्स 158 सेक्शंस हम पढ़ते हैं उनका अमेंडमेंट लेजिस्लेचर के थ्रू किया जाता है। हम सीपीसी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं। मार्च 23, 1859 में लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया ने पास किया एक कोड जिसका नाम था सिविल प्रोसीजर 1850। इसका एम ये था कि यूनिफॉर्मिटी लाई जा सके सिविल प्रोसीजर्स में डिफरेंट स्टेट। जैसा आपको पता है, पहले जो ब्रिटिश इंडिया था वो काफ़ी सारी प्रेसिडेंसीज और टाउन्स में डिवाइडेड था, तो वहाँ पे जो प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते थे डिफरेंट स्टेट्स में वो काफ़ी अलग होते थे और इस वजह से काफ़ी केओटिक हम कह सकते हैं सिस्टम होता था वहाँ पे। उसको इंश्योर करने के लिए कि यूनिफॉर्मिटी लाई जा सके इस कोड को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद 1882 में सीपीसी को अडॉप्ट किया जाता है। ओवर टाइम ये चीज़ रियलाइज की गई कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस कोड को टाइम के अकॉर्डिंग बनाए रखने के लिए, इफेक्टिव बनाए रखने के लिए उसमें कंटिन्यूस चेंजेस करने बहुत ज़रूरी है। सीपीसी को 1908 में अडॉप्ट किया जाता है इन ऑर्डर टू एड्रेस दीज इश्यूज। डिस्पाइट सेवरल रिविजन इट रिमेन रेजिलिएंट थ्रू आउट टाइम, जो चीज़ आई थिंक हम सब अग्री करेंगे। इतने सारे अमेंडमेंट्स होने के बावजूद सीपीसी का जो कोर वैल्यू था हम कह सकते हैं वो अभी भी इनैक्ट है। इतने सारे अमेंडमेंट्स देखने के बाद सीपीसी को फाइनली रीएनैक्ट किया गया 1908 में और ये फोर्स पे आया 1 जनवरी 1909। इसके अलावा 1976 में जो अमेंडमेंट हुए उससे भी काफ़ी सारे चेंजेस हमको सीपीसी में देखने को मिले। इंडिपेंडेंस पाने के बावजूद भी आज भी हम सिविल प्रोसीजर कोड को फॉलो करते हैं इंडिया में। इसका रीज़न आर्टिकल 372 से देखने को मिलता है, जो कि बात करता है कंटिन्यूएंस इन फोर्स ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड देयर अडॉप्शन। समझते हैं कि सीपीसी की क्या ज़रूरत है, वो क्यों इम्पोर्टेंट। सीपीसी क्लियर सेट ऑफ रूल्स स्टैब्लिश करता है सिविल केसेस के लिए। ये इंश्योर करता है कि जो केसेस है ना वो बहुत क्योटिक ना हो जाए, यानी कि जुडिशरी अच्छे से वर्क कर पाए, एफिशिएंट तरीके से वर्क कर पाए। इसके लिए सीपीसी एक सिस्टमैटिक अप्रोच इंश्योर करता है, यानी कि मेन मुद्दा ये है कि जो पार्टीज डिस्प्यूट में हैं उनको फेयर चांस मिल पाए अपने आप को प्रेजेंट करने का, जस्टिस सीख करने का। और जो पूरी प्रोसेस आपने देखा होगा, जो सिविल केसेस हैं वो कई सालों तक चलते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो दोनों ही पार्टीज़ को करनी रहती हैं। तो सीपीसी क्या करता है ना, क्लियर प्रोविजंस हमको वहाँ मिलते हैं, क्लियर रूल्स मिलते हैं, तो ये क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं कि सारा काम जो है सिस्टम से चले, है ना, स्मूथली चले। सीपीसी में कई सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, जैसे कि 1951, 1956, 1976, 1999 और 2002। इस वीडियो में हम सारे अमेंडमेंट्स तो डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते, पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 1999 और 2002 का, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला अमेंडमेंट एक्ट जिसकी हम बात करेंगे वो है 1999 का अमेंडमेंट एक्ट। इस एक्ट में जो मेन हम कहें तो पर्पस था वो ये था कि जो सिविल प्रोसीजर्स है ना उनमें डिलेज और कॉम्प्लेक्सिटीज़ को कम किया जा सके। इसमें जो की चेंजेस हुए वो ये थे कि पहले तो सेक्शन 80 में जो नोटिस पीरियड होता था गवर्नमेंट को सूट के लिए वो 3 मंथ्स का था, तो उसको 2 मंथ्स किया गया।
इसके अलावा जो अपील्स का सिस्टम है, कई सारी मल्टीपल अपील्स फाइल की जाती हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया कि लिटिगेशन प्रोसेस ज़्यादा खींचे ना, है ना। इसके अलावा एडजर्नमेंट में लिमिट लाई गई कि अननेसेसरी डिले आप क्यों है ना करते हैं बार बार एडजर्न करके। ये मुद्दा आई थिंक बहुत प्रॉब्लमेटिक भी है, कहीं कहीं तो बहुत वैलिड है, पर कहीं कहीं इसकी ज़रूरत नहीं होती। इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। हालांकि कई सारे कंसर्न्स की वजह से, रीजंस की वजह से बहुत सारे प्रोविजन इस अमेंडमेंट एक्ट के फुल्ली इम्प्लीमेंट ही नहीं हुए। इसके बाद सीपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2002 की बात करते। इसका पर्पज़ ये था कि जो 1999 में एक्ट लाया गया, अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, उसी के ऊपर बिल्डअप करने की कोशिश की। यहाँ पे भी मेन एम ये था कि जो सिविल लिटिगेशन है उसको स्ट्रीमलाइन किया जा सके, यानी कि व्यवस्थित किया जा सके। इसमें जो की चेंजेस हुए, सेक्शन 89 को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें अगर आप सेक्शन 89 खोलेंगे तो वहाँ पे एडीआर की बात की गई है, एडिशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। जिन्हें नहीं पता है उन्हें बताऊं कि एडिशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में मतलब कि ये होता है कि जहाँ पे कुछ मेथड्स के थ्रू, मीडिएशन के थ्रू, आर्बिट्रेशन के थ्रू, कंसीलिएशन के थ्रू, लोक अदालत की मदद से जो केसेस कोर्ट के बाहर सॉल्व हो सकते हैं उन्हें बाहर ही सॉल्व कर लिया जाए। आपको ये चीज़ पता होगी कि कितना ज़्यादा बैकलॉग हमारे जो जुडिशियल सिस्टम में हमको देखने को मिलता है। तो ये इस तरह की जो सिस्टम है ना, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा हमारा। इसके अलावा जो चेंजेस देखने को मिले इस अमेंडमेंट से, पहले वही सेम चीज़ जो पहले वाले अमेंडमेंट में भी थी, वही यहाँ पे भी आई कि एडजर्नमेंट भी लिमिट लाने की कोशिश की गई। तो इस अमेंडमेंट एक्ट में ये प्रोविज़न रखा गया कि भाई हर केस में आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 जो है एडजर्नमेंट दीजिए, जो कि ऑर्डर 16 रूल 1 में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा केस मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया कि जो फास्ट ट्रैक केसेस हैं ना, उनको उनके लिए केस मैनेजमेंट का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। डिग्री और अपील का यहाँ पे जो स्कोप है उसको थोड़ा रिड्यूस करने की कोशिश की गई, ताकि जो फ्रिविलियस लिटिगेशंस है ना वो एलिमिनेट की जा सके। ये दोनों ही अमेंडमेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इन्होंने एक बहुत लास्टिंग इम्पैक्ट हमारे सिविल लिटिगेशन पे छोड़ा है। इनका प्राइमरी एम आई थिंक आप समझ गए होंगे कि डिले को रिड्यूस करना, इतना जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है सिविल लिटिगेशंस का, बहुत सालों तक है ना केसेस चलते हैं, तो उसको थोड़ा लिमिट करा जा सके, एफिशिएंट रिजोल्यूशन जो है केसेस में हो पाए, यही इसका मेन मुद्दा। एक इम्पॉर्टेंट केस सेलिम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005। इस केस में 1999 अमेंडमेंट एक्ट और 2002 अमेंडमेंट एक्ट की वैलिडिटी को क्वेश्चन किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में दोनों की वैलिडिटी को अपहोल्ड कर इस केस को सॉलिसिटर केस के नाम से भी जाना जाता है, और ये एक इम्पॉर्टेंट केस। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। मैंने ये कोशिश की है कि मैं आपको एक इन डेप्थ इंट्रोडक्शन दे पाऊँ सीपीसी के लिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड डू शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।